अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हालचाल हैं जी। और एक कन्फ्यूजन सी है मिडल ईस्ट में, पर्टिकुलरली जो तनाज़ा चल रहा है ईरान और इजराइल का तनाज़ा, उसमें अमेरिका का रवैया या अमेरिका का बर्ताव या अमेरिकी सदर के बयानात से कन्फ्यूजन इसलिए पैदा होती है कि कभी वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, हम इसका देरपा हल चाहते हैं, हम सीज़ फायर नहीं चाहते, फिर साथ साथ वो धमकियाँ भी लगाते हैं, फिर साथ साथ अनकंडीशनल सरेंडर की भी बात करते हैं, फिर साथ साथ ये भी कहते हैं कि हम इनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनको निशाना बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं बना रहे हैं। सो हम ये सारी चीज़ें मिलकर आज समझने की कोशिश करेंगे कि तनाज़ा के क्या रुख इख्तियार करेगा, किस तरफ जाएगा। एब्सोल्युटली। और कल से और भी दिलचस्प हो गया। वैसे तो हर बदलते लम्हे के साथ कुछ ना कुछ हर घंटे कुछ आता है, हाँ, लेकिन जिस तरह से अमेरिकी सदर ट्रंप का अब रिएक्शन है, जैसे आपने भी कहा अब्दुल्ला, वो बड़ा मानी खेज होता चला जा रहा है। पहले फिर भी कुछ डिस्टिंक्शन ड्रॉ की जा रही थी इसराइल और अमेरिका के दरमियान में। इवन जब अमेरिकी सदर भी अपने बयानात दे रहे थे तो उससे पहले बड़ी कंफ्यूजी स्टेट, कभी हाँ कभी ना वाली पॉलिसी। लेकिन कल जो उन्होंने दो सोशल मीडिया के पैगाम जारी किए हैं, उसमें जो उन्होंने हम के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वी, ये जो उनके अल्फाज बदले हैं बड़े मानी खेज हैं। लेकिन इनसे क्या अखज़ करना चाहिए, ये सब कुछ हम जो हमारे गेस्ट मौजूद होंगे उनसे भी जानेंगे। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, आपको पता है अभी इसमें ज़रा गैर मामूली पेशरफ्त भी हुई है और इससे मज़ीद गैर मामूली पेशरफ्त होने भी जा रही है, क्योंकि वाइट हाउस और पाकिस्तान के आला सिक्योरिटी ज़राए ने तस्दीक की है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो कि अमेरिका के दौरे पर हैं, उनकी मुलाकात आज होगी। और वाइट हाउस का इससे मुताल्लिक कहना है कि सदर ट्रंप से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ये मुलाकात ज़ोहराने पर होगी, लंच पे होगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मुलाकात रात 10 बजे तय है। ये भी बताया गया है कि सदर ट्रंप से आर्मी चीफ की मुलाकात कैबिनेट रूम में होगी। इस मुलाकात में सहाफ़ियों को आने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन इम्कान है कि सदर ट्रंप अगर मीडिया से बात करें या सोशल मीडिया पर पोस्ट करें तो इस मुलाकात के हवाले से कोई तफसील बताएंगे। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब ईरान के खिलाफ इजरायली फ़ज़ाई कार्रवाई जारी है और तासुर है कि अमरीका भी इन कार्रवाइयों में इसराइल के साथ शामिल हो सकता है। सदारत का ओहदा संभालने के बाद ट्रंप की पाकिस्तान की किसी भी आला तरीन शख्सियत से ये बाय द वे पहली मुलाकात होगी। इससे पहले नहीं हो सकी है, ना हमारे सदर से, ना हमारे वज़ीर आज़म से। फील्ड मार्शल ने कल भी ये कहा था कि अमरीका यूक्रेन से महज 400 से 500 अरब डॉलर के मादनी ज़खायर और मादनी धातों का मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे पास 1 अरब डॉलर के ऐसे ज़खायर मौजूद हैं कि अगर अमरीका सरमायाकारी करे तो हर साल 10 से 15 अरब डॉलर का फ़ायदा हासिल कर सकता है और ये सिलसिला 100 साल तक जारी रहेगा। सो कुछ पेशकशें भी हैं जो की जाएंगी। मुलाकात तो अहम होगी और लेट्स सी कि आसिम मुनीर साहब ने वो वाली बात की जिसके ऊपर ट्रंप भी इस ज़बान को समझते हैं। यू नो, ट्रंप एक बिजनेसमैन हैं और वो ट्रेड डील्स हों, वो डील्स बनाना हो, वो सरमायाकारी की बातें हों, अमेरिका में पैसा लगाना हो या अमेरिका को कुछ फ़ायदा देने के लिए दीगर ममालिक में पैसा लगाना, ट्रंप अंडरस्टैंड्स दिस लैंग्वेज एंड फील्ड मार्शल साहब इज़ टॉकिंग ट्रंप्स लैंग्वेज। अब देखते हैं क्या होता है इस सिलसिले में। इससे पहले आपको पता है पाकिस्तानी डायस्पोरा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी अहम मुलाकात हुई। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और पर्टिकुलरली जो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस है उसमें शानदार कामयाबी पर उन्हें खिराज तहसीन भी पेश किया। और अभी हम आगे बढ़ जाते हैं में हो रही हैं जहां पर इसराइल और ईरान के दरमियान में जंग छिड़ी हुई है और इस जंग को 6 रोज हो गए आज। इस तनाज़े का जल्द खात्मा होगा या फिर मामला तूल पकड़ेगा, हालात बदस्तूर गैर वाज़ेह हैं और दोनों जानिब से हमले किए जा रहे हैं। इसराइल की जानिब से ईरानी तंसीबात को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों में इनकलाबी गार्ड्स की बेसिस समेत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर हमले किए जा रहे हैं। कल इसराइल की तरफ से भी ईरान पर हमले किए गए। तेहरान में सरकारी रेडियो की इमारत को निशाना बनाया गया। इस्फहान की जो एयर बेसेस हैं उन पर बमबारी का दावा किया गया, जबकि ईरान ने तेल अवीव में इसराइली इंटेलिजेंस जो एजेंसी है मोसाद और फौजी खुफिया इदारे के मरकज़ को बराह रास्त निशाना बनाने का दावा भी किया। पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर रात का अल-फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल दागे हैं, जिसका दावा है कि उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने जंग से मुताल्लिक़ इख्तियारात पासदारान इनकलाब गार्ड की शूरा को मुंतकिल कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इसराइल के बारे में बहुत मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। कल सदर ट्रंप ने कौमी सलामती मुशीरों का वाइट हाउस में इजलास बुला लिया था। 1 घंटे जारी रहा यह इजलास। इसमें फैसला क्या किया गया है इसकी तफसील तो नहीं बताई गई। तहम अमरीकी मीडिया ने शवाहिद की बुनियाद पर दावा किया है कि अमरीका इस बात पर गौर कर रहा है कि वो भी इसराइल के साथ ईरान पर बमबारी में शामिल हो जाएगा और शायद हो ही जाएगा।
और जैसे कल फिर हमने आपको बताया भी कि सोशल मीडिया पैगाम में अमरीकी सदर ने ईरान की फ़ज़ाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा किया। अपने जो एक्स पर पैगाम था उसमें साफ कहा कि उन्हें मालूम है कि ईरान के नाम नहाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई कहाँ छुपे हुए हैं। वो एक आसान हदफ है, मगर हम का लफ्ज़ है, मगर हम ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने नहीं जा रहे। हमारा सब्र जवाब दे रहा है। ट्रंप ने ईरान को मुखातिब करते हुए अनकंडीशनल सरेंडर, गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करने की बात भी लिखी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को कत्ल करने के इशारे दिए थे। शुरू में बिल्कुल ऐसा तासुर आ रहा था कि अमेरिका इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जल्द, बहुत देर से नहीं, इस जंग में शायद शामिल हो जाए। और उसके खित्ते पे क्या असरात होंगे? फिर अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि ईरान ने, अगर अमेरिका उन पर बराह रास्त हमले में मुलव्वस होता है तो अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाने की प्लानिंग भी मुकम्मल कर ली है। माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, आपने वक्त दिया। मुशाहिद साहब, इनिशियली तो वी वर ऑफ द व्यू के शायद अमेरिका रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करे और अपने आप को डिस्टेंट करता भी नजर आ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि इजराइल को अपनी जंग खुद लड़ना पड़ेगी इस मरतबा। लेकिन फिर वही हुआ जो होता है हमेशा से। 1992 से वैसे तो इजरायली वज़ीर आज़म जो हैं वो ईरान के न्यूक्लियर बम बनाने का दावा कर रहे हैं कि वो चंद हफ्तों की दूरी पर हैं। इस मरतबा तब ट्रंप के साथ और इस हमले का भी वही जवाब बनाकर हमला शुरू किया गया है। क्या लग रहा है आपको? कभी डील की बातें, कभी मुज़ाकरात की बात, और फिर अनकंडीशनल सरेंडर, और जो टोन अब सदर ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिका शामिल होने वाला है क्या इसमें? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, बड़ा अहम आपने सवाल किया। बेसिकली अमेरिका ऑलरेडी शामिल हो चुका है। ये जंग जो है न्यूक्लियर इशू पर नहीं है, ये इराक वॉर की प्ले बुक है 2003 वाली, जिसमें झूठ की बुनियाद पर इराक पर हमला किया गया। मकसद था सद्दाम हुसैन को खत्म करना और इराक पर कब्जा करना। तो यही प्ले बुक अभी हो रही है। मकसद है रजीम चेंज, ईरान में हुकूमत की तब्दीली, उसमें अमेरिका बराह रास्त शामिल है। अमेरिका ने ईरान को धोखा दिया कि हम आपसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन अब तो खबरें भी आ गई हैं कि 8 जून को, इतवार को, कैंप डेविड में मीटिंग हुई, उसमें ब्रीफिंग हुई, और अमेरिका पूरी तरह इस जंग में शामिल हो चुका है। और वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, वो असला प्रोवाइड कर रहा है। उनके एवैक्स, उनके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुके हैं, इस निमिट्स और कार्ल विल्सन, एक ब्रिटिश का एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुका है। तो ये पूरी तैयारी वही हो रही है, और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पुरानी बादशाहत थी 1953 में CIA ने coup किया था, जो शाह फरान को जिनीवा से लेके आए थे, इंस्टॉल किया था, और डॉक्टर मुसद्दक की जमहूरी हुकूमत का खात्मा किया था। तो अब उसका जो बेटा है वो तैयार हो रहा है, वो काम अब मोसाड करना चाह रहा है, जो इजरायली इंटेलिजेंस CIA के साथ मिलके। तो अमेरिका ऑलरेडी शामिल है, और ये और इसमें मैं समझता हूँ कि ट्रंप के लिए बहुत नुकसान भी होगा पॉलिटिकली, क्योंकि उसने जो वादा किया था अपने अवाम को कि मैं नई जंगें शुरू नहीं करूंगा और जो जंगें हो रही हैं वो खत्म करूंगा, उसकी वादाखिलाफी हुई है। अच्छा मुशाहिद साहब, ये बताइएगा, जो आप बात करें, 2 उसके एंगल्स हैं। सबसे पहले तो जो दुनिया अब किस तरह रिएक्ट करेगी, इससे मुतालिक हमें बताइएगा। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या अब अस्करी तौर पे भी अमेरिका एड करेगा, एज इन अपनी जो हैवी आर्टिलरी है वो देगा इसराइल को, और फिर उससे बराह रास्त हमला किया जाएगा ईरान के ऊपर? अगर ऐसा होता है तो बाकी दुनिया क्या बराह रास्त इसमें शरीक होगी? कौन कौन से ममालिक हैं जो किरदार अदा कर सकते हैं? ये एक अफसोसनाक पहलू है कि ईरान इस जंग में अकेला है, और मुझे नहीं लगता कि कोई उनकी एक्टिवली अस्करी मदद करेगा। जो इमदाद पहले जा चुकी है, जो पहले रूस ने काफी इमदाद की थी, फौजी इमदाद, उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि वॉर वो करेगा। सफारती इमदाद, सियासी इमदाद, पाकिस्तान खड़ा हुआ है, तुर्की खड़ा हुआ है, अल्जीरिया, चीन और रूस, ये ममालिक हैं। और आज आपके खबरें सुन रहा था मैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सदर जो है वो उन्होंने भी, मोहम्मद बिन जायद ने भी टेलीफोन किया है ईरानियन। तो सफारती सपोर्ट होगी, सियासी सपोर्ट होगी, लेकिन जहां तक जंग का ताल्लुक है, ईरान की माशाल्लाह अपनी फौज भी काफी बड़ी है, उनका रेवोल्यूशनरी गार्ड्स भी हैं, उनके पास असला भी है। तो फिलहाल तो वो खुद कर रहा है, लेकिन ईरान के पास अभी और ऑप्शंस हैं, जिससे मैं समझता हूं कि पूरा जो खित्ता है वो हिल सकता है। और आपने नेतन्याहू का बयान देखा होगा कल का कि वी आर चेंजिंग द फेस ऑफ द मिडल ईस्ट।
कि हम मशरकी वुस्ता का जो है सियासी नक्शा तब्दील करने जा रहे हैं। तो बुनियादी बात ये है सर, मशरक़ वस्ता का सियासी नक्शा तब्दील करना और नेतन्याहू का बयान, इस पर ताज्जुब ये होता है कि बाकी जो मशरक़ वस्ता में ममालिक हैं, अब मतलब वो बस देखते ही रहेंगे, दे वुड जस्ट बी द स्पेक्टेटर्स टू इट, और या फिर कोई किरदार होगा उनका, क्योंकि अगर तो इस जंग का दायरा कार बढ़ता है तो अमेरिका के एसेट्स इराक़ में तो हैं, लेकिन अमेरिका के एसेट्स खित्ते के और ममालिक में भी हैं, कतर में भी हैं, सऊदी अरेबिया में भी हैं। सो आपको लगता है कि अल्टीमेटली बात वहाँ तक पहुँच सकती है? ये जो है ना, बड़ी दो चीजें हैं। एक तो अमेरिकन एसेट्स की बात की, वो काफी लंबे चौड़े एसेट्स हैं, कोई 20-30 हजार उनकी फौज है, उनके कोई 12 अड्डे हैं, और हर खलीजी ममालिक में, फिर उर्दन में भी, और इस पूरे खिते में भी है। और दूसरा जो है, हुकूमतें जो हैं, मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, देयर इज अ गल्फ एक बिटवीन द स्ट्रीट एंड द एलीट। अवाम और हुक्मरानों के दरमियान एक बड़ी दूरियां हैं, उनकी सोच मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में जो रूलिंग एलीट्स हैं वो खौफजदा हैं, रजीम्स जो हैं मशरक़ी वस्ता की। हालांकि ये जो हो रहा है, इससे बराह रास्त असर होगा फ़लस्तीन के इशू पर, बराह रास्त असर होगा ये जो बैलेंस ऑफ पावर है, कि अब एक तरफ तो अमेरिका का जवाल आ रहा है, अमेरिका की बालादस्ती दुनिया में खत्म हो रही है, लेकिन अमेरिकी पिट्ठू जो है इजराइल, उसकी बालादस्ती अब कायम करने की कोशिश की जा रही है मशरक़ी वस्ता में, जहां इतने बड़े वसाइल हैं तवानाई के, तेल के, गैस के। तो ये बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि ये सर, अगर ये जंग फैलती है तो ईरान की नेवी का किरदार कितना अहम होगा, क्योंकि अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरानियन नेवी would be ready to take on a lot of challenges in the sea. That is a key question, because Navy से मुराद आपकी है the Straits of Hormuz, Persian Gulf, Arabian Sea, जो तेल दुनिया का almost 30%, 1/3 of the oil इस खित्ते से पास करता है। ईरान उसको ब्लॉकेट कर सकता है। दूसरी बात है कि जो अमेरिकन शिप्स हैं, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनको अगर अटैक करे तो उसमें अमेरिका की काफी कैजुअल्टीज होंगी। और अमेरिका के पास तो आपने कहा था क्या ऑप्शंस हैं, उसमें उनके पास वो जो फेमस बॉम्ब है, जो हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, जो बंकर बस्टर है, 30,000 उसके पाउंड का बॉम्ब है, वो इस्तेमाल करे, शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब, वो कहते हैं शायद वो इस्तेमाल भी करे। तो ये जंग बड़ी खून रेजी की तरफ जा रही है, और ये वसी पैमाने पर इसमें कुछ भी हो सकता है। बट मुशाहिद साहब, अभी आपने बात की ईरान के पास भी कुछ ऑप्शंस हैं, आपके ख्याल में वो ऑप्शंस क्या हैं? क्या सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, या फिर और भी कुछ सिफारती तौर पर भी, खास तौर पर? मैं समझता हूँ कि सफारती सतह पर ऑप्शंस लिमिटेड है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर तो उनके कहने पर हमने रेजोल्यूशन कर लिया था, पाकिस्तान, अल्जीरिया, चाइना और रशिया, आपको पता ही है। दूसरा है वियना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वहां भी आपने देखा कितनी ज्यादती है कि ये इदारा इंटरनेशनल इदारा है, लेकिन इसने चूं तक नहीं की, एक आवाज नहीं उठाई कि ईरान के जो एटमी तनसीबात पर हमले हैं, दे आर अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बैन अल-कौमी कवानीन, क्योंकि उससे रेडिएशन की लीक हो सकती है, खुदा ना खास्ता तबाही हो सकती है। लेकिन उन्होंने कोई मजम्मत नहीं की। इजराइल ने जो हमले किए हैं नातांज पर, इस्फहान पर और फोर्दो पर, जो उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, तो वो तो सफारती सतह पर मेरे ख्याल में वो इतना काम नहीं है। सर, तो फिर वो क्या ऑप्शंस हैं? क्योंकि इजराइल ने तो कल कहा है कि खामनेई का भी हाल सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है या कर देंगे, और उसके बाद अनकंडीशनल सरेंडर की अमेरिका की बात। ये तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, नफसियाती जंग है, डराने की बात है, खौफजदा करने की बात है, और बेसिकली वो चाहते हैं कि ईरान के अंदर जो मोसाद के एजेंट पहुंचे हुए हैं, उधर से अंदर से कोई उनके खिलाफ अपराइजिंग हो, क्योंकि उनका सिस्टम अभी तक मजबूत है। देखें जी, उनके सारा मिलिट्री हाई कमांड वाइप आउट हो गया, उनके साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट वाइप आउट हो गए, उनके जो नेगोशिएटर्स थे अली शमखानी वगैरह, वो भी वाइप आउट हो गए, लेकिन सिस्टम उनका चल रहा है, जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। सर, तो इजराइल को ये लगता है कि अगर वो सुप्रीम लीडर को खुदा न खास्ता टारगेट करेगा तो उसके बाद क्या अंदर से अपराइजिंग शुरू हो जाएगी? या जाहिर है एक ऑपरेस सोसाइटी तो है ना, मगर इस मरतबा हमने देखा कि सारे हर इख्तलाफ को बाला ताक रखते हुए सब मुत्तहिद थे, सब यूनाइटेड थे, कोई अपराइजिंग जिसकी शायद इजराइल या अमेरिका तवक्को कर रहे थे वो नहीं नजर आई। देखिए जी, ईरानी कौम जो है ना, ये हम कहते हैं पाकिस्तानी कौम में बड़ी जान है, हमारे में जान है, तो वो कहते हैं फलाने लोग बड़े पागल हैं, ये जुनूनी लोग हैं, ये लड़ने वाले लोग हैं, इनको खौफ नहीं है मौत का।
और आपने देखा 8 साल तक जंग लड़ी इन्होंने इराक के खिलाफ, इनकलाब के फौरन बाद। तो ये लड़ना जानते हैं। और ईरान इज नॉट जस्ट अ कंट्री और अ गवर्नमेंट, इट्स अ सिविलाइजेशन, एक तहजीब है, बहुत पुरानी तहजीब है। तो ये ईरानियन नेशनलिज्म जो है वो बहुत मजबूत फैक्टर है, जो आपने बयान किया ना कि वो फील करेंगे हमारे ऊपर हमला हो रहा है। आफ्टर ऑल उनके अवाम के शहीद हो रहे हैं लोग उसमें बिला इम्तियाज सियासत के। और ईरान ने भी जो जवाबी कार्रवाई की है, जो सीन देखे आपने तल अवीव में, हाइफा में, आज तक नहीं देखे गए कि इतनी तबाही हुई कि मोसाद के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया उन्होंने, बिल्डिंग्स भी बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया गया। मुशाहिद साहब ये बताइएगा, हमने अमेरिका के ट्रंप के ऊपर अमेरिका के अंदर से जो दबाव है उसकी अभी बात की। बहुत से सेनेटर्स हैं, बहुत से ट्रंप की पार्टी के लोग हैं, उनके बड़े करीब लोग हैं जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ट्रंप का एजेंडा और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ख्वाब नहीं है जो ट्रंप ने दिखाया था। इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा, किस तरह का प्रेशर है और ये क्या रिजल्ट दे सकता है? क्या इतना प्रेशर डाल सकता है ट्रंप के ऊपर कि वो इस सारी जंग से पीछे हट जाएं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया और मैं बड़ा फॉलो कर रहा हूँ क्लोजली, क्योंकि मैं ट्रंप का काफी क्लोजली फॉलो करता हूँ। उनका जो मेगा एजेंडा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें आप देखें टॉप लीडर्स कौन है, टकर कार्लसन, स्टीव बैनन, मार्जरी टेलर ग्रीन जो खातून है बड़ी दबंग, MTG जिसे कहते हैं, वो सब कह रहे हैं जनाब ये तो आप क्या कर रहे हैं, आपने तो कहा था जंगें हम बंद करेंगे, हम जंगें रोकेंगे, जंगें शुरू नहीं करेंगे, तो आप कैसे? मुझे लगता है या तो उसने नेतन्याहू ने फंसा दिया है, इसको ब्लैकमेल किया है, या अमेरिका की जो डीप स्टेट है, CIA, पेंटागन, वो वैसे भी खिलाफ थी ट्रंप के, उन्होंने उसको फंसा दिया इस चीज में। बहुत सारे रिपब्लिकन्स जो हैं, जो रिपब्लिकन्स जो ओहदेदार हैं, वो खुद हक में हैं कि अमेरिका सपोर्ट फराहम करे, जंग में शामिल हो। It's true, but नतीजा क्या निकलेगा? That is important. इजराइल लॉबी के है, इजराइल लॉबी के, इजराइल लॉबी बहुत स्ट्रांग है। वो कहते हैं ना, मजाक से लोग कहते थे, मैं वाशिंगटन में पढ़ा भी हूँ एज स्टूडेंट इन जॉर्जटाउन, कि जो अमेरिकन कांग्रेस है इट इज आल्सो इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटरी लाइक गाजा एंड वेस्ट बैंक, क्योंकि वो इतना कब्जा है इजरायली लॉबी का उसके ऊपर, वो जरूर कंट्रोल है। लेकिन जो अमेरिकन बेस है, जो सपोर्टर्स हैं ट्रंप के, जो कोर सपोर्टर्स हैं, वो इस चीज से खुश नहीं है। वो कहते हैं कि आप हमारा मुल्क को ठीक करें, ये कहां हमने पंगे ले लिए। It's a very difficult trade-off. That's all the time we have, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. बहुत शुक्रिया। बड़े देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये नाचाकी या नाखुशगवारी इतनी है कि ट्रंप को मजबूर कर सके कि वो जो सारी की सारी इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं और खुलकर अब स्टांस ले रहे हैं, उससे हट सकें। अच्छा, कल भी हम आपको अपडेट दी थी कि तफ्तान बॉर्डर से जो ईरान में फंसे हुए लोग हैं, इराक में फंसे हुए लोग हैं, उनका पाकिस्तानी, उनका इनखला जारी है और वहां से सेफली यहां पर लेके आया जा रहा है वापस पाकिस्तान। कुछ लोगों को बाय रोड लाया जा रहा है, एज एन बॉर्डर क्रॉस कराया जा रहा है, फिर एक फ्लाइट भी आई है और वो एक्चुअली एक और ताजिकिस्तान गालिबन मूव कराया गया और उसके बाद वहाँ से फिर बाय एयर लेकर आया गया है। कितने लोग आ चुके हैं, कितने अभी और वहाँ मौजूद हैं? सलमान अशरफ है हमारे साथ। सलमान, अभी भी हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वहाँ पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, दे आर स्टिल देयर। सो क्या नंबर है आपके पास जो लोग यहाँ लाए जा चुके हैं और मजीद के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? जी अब्दुल्ला, इस हवाले से अब भी ये जो इनखला का सिलसिला है ईरान से पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तानियों का, वो जारी है। आज भी सुबह तकरीबन 9 बसों के ज़रिए 300 से ज़ायद जो वहाँ पे फंसे हुए तलबा व तालबात थी, ज़ायरीन थे, मज़दूर थे, ताजिर थे, उन सबको यहाँ पे पहुँचाया गया है, जिन्हें फ़ौरी तौर पर सुबह ही यहाँ से कार्रवाई की शक्ल में दोबारा क्वेटा के लिए रवाना कर दिया गया है। उससे कबल 165 जो यहाँ पे इंतज़ार में थे तलबा व तालबात, उन्हें भी इस कार्रवाई में शामिल किया गया है और उन सबको क्वेटा रवाना कर दिया गया है। इस हवाले से जो हमारी इमिग्रेशन हुकाम से बात हुई, उनका कहना है कि अभी तक उनके पास लिस्ट नहीं पहुँची, डे टू डे उनके पास लिस्ट आती है और उसका फर्दर जो है वो एग्जीक्यूट वो करते हैं। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि आज भी तकरीबन 5 से 6 बसेस की आमद के हवाले से उन्हें बताया गया है। जो 5 बजे तक जो राहदारी गेट है वो खुला रहेगा और जो ईरान में फंसे हुए पाकिस्तानी हैं उन्हें इसके इमिग्रेशन के थ्रू यहाँ पे पाकिस्तान में इंटर किया जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान से ईरान के लिए जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो बिल्कुल बंद है। लेकिन आप देख सकते हैं इस सारी सूरत हाल से मैं अपने कैमरा मैन अकली रॉजर से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि ईरानियन साइड पे जो ट्रांसपोर्ट है, जो उनकी इमिग्रेशन का सिलसिला है, उसे ओपन रखा गया है कि जो ईरानी पाकिस्तान में मौजूद थे और यहाँ पर हैं, उन्हें यहाँ से वहाँ पर रवाना किया जाए। लेकिन यहाँ से जो पानी उन्हें ईरान में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। जी अच्छा सलमान, हमें थोड़ा ये भी बताइएगा, आप लिस्ट से मुताल्लिक कह रहे थे, इसका क्या प्रोसेस है? वहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जितने भी लोग हैं और फिर यहाँ पर लिस्टें आती हैं पाकिस्तान
बॉर्डर भिजवाई जाती हैं, क्या प्रोसेस है पूरा? जी, जो हमारी इमिग्रेशन हुकाम से बात हुई है और सूबाई महकमा दाखिला से जो हमारी बात हुई है, जो पाकिस्तान का कौंसलेट है ईरान में, वो बाज़ाब्ता तौर पर लिस्टें फ़राहम करता है। उनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन होता है ईरानियन हुकाम के साथ, पाकिस्तानी सफारतखाने के साथ, उसके बाद जो बॉर्डर के डिप्टी कमिश्नर हैं उनके साथ और सूबाई लेवल पे जो सेक्रेटरी दाखिला हैं, उन सब के साथ ये बाज़ाब्ता तौर पर लिस्टें शेयर की जाती हैं और एक कोऑर्डिनेशन के बाद यहाँ पे इमिग्रेशन के ज़रिए उन्हें पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त दी जाती है। तो इसका डे टू डे जो है वो एक प्रोग्राम और शेड्यूल तय किया जाता है। पाकिस्तानी आ रहे हैं, कोई गैर मुल्की वगैरह भी हैं जो आना चाह रहे हैं पाकिस्तान? जी, इसमें सिर्फ गुज़श्ता रोज़ देखा गया कि 4 गैर मुल्की जो थे उन्हें भी पाकिस्तान में इंटर होने की इजाज़त दी गई। इसके अलावा जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ से जाने वाले डिपोटीज़ हैं उन्हें डिपोर्ट करके वापस हवाले किया गया कल 28 लोगों को। तो ये बहुत शुक्रिया आपका सलमान, थैंक यू फॉर कीपिंग अस अपडेटेड, थैंक यू फॉर ऑल इंफॉर्मेशन। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, वी हैव अ लॉट मोर टू शेयर विद यू। अभी थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। मॉर्निंग। तो एक किसी ने कहा था कि सोशल मीडिया पर ख़बरों के नाम पर जो चीज़ें आ रही होती हैं उस पर मुस्कुरा लिया जाए तो हर्ज नहीं होता, लेकिन मुसीबत यह है कि उस वक्त क्या किया जाए जब लोग फेक न्यूज़ पर मुस्कुराने के बजाय डरने और दूसरों को डराने लगते हैं। ख़ास तौर पर जंग के दौरान सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की भरमार बता रही है कि सिलसिला कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ रहा है। जाली खबरों को रोकने के लिए मुतवाज़न कानून साजी भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे यहाँ पीका एक्ट बनाया गया, उस पर भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सोशल मीडिया सार्फिन की बड़ी तादाद फैक्ट चेकिंग या हक़ाइक़ की जांच का कोई तकल्लुफ़ ही नहीं करती। बड़े बड़े इदारे ये तकल्लुफ़ नहीं कर रहे अभी तो। एब्सोल्युटली। और इसी तरह हुआ ना कि न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनली भी इस दौरान पाकिस्तान से मुतल्लिक एक झूठी खबर, एक फेक न्यूज़ इसी तरह गर्दिश करती रही और खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक थी वो पाकिस्तान की। वज़ीर खारजा इसहाक डार को खुद इसकी वजाहत करनी पड़ी। क्या फेक न्यूज़ थी, क्या वजाहत की, ज़रा खुद ही सुनिए। कुछ इंडियन अकाउंट्स की तरफ से यानी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को ये यकीन दहानी करवाई है कि हम जनाब इजराइल पर एटमी हमला भी कर सकते हैं। ये पाकिस्तान से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी किसी, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये यानी कह रहा हूँ, और ये बिल्कुल फेक। अनफॉर्चुनेटली ये इन्होंने जो फेक जो प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैलाने का जो एक सिलसिला है वो बड़ा पीक पे पहुंचा हुआ है। वैसे जो इंटरनेशनल इदारे हैं, जो बरतानवी इदारे हैं, जो दीगर इदारे हैं, उन्हें ये तो इंडियन न्यूज़ की खबर पिक करने से पहले सोच लेना चाहिए या इदराक होना चाहिए कि अभी जो हालिया पाक भारत तनाज़ा था उसमें उनकी क्या क्रेडिबिलिटी बाकी बची है कि उनकी खबरों को आगे पोस्ट किया जा रहा है। बड़ा इदारा है डेली मेल, जिसने इंडियन ये खबर फेक न्यूज़ उठाई और उसके बाद छाप दी। इसी पे बात करते हैं। निगत दाद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया निगत साहिबा। निगत साहिबा, इस मरतबा तो ऐसा लग रहा है बाय डिज़ाइन बहुत सारे इजरायली अकाउंट्स जो हैं हमें वैसे भी पता लग जाता है कि इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं, जो प्रिटेंड करते हैं कि हम इजराइल से हैं, लेकिन इस मरतबा तो हमारा हमसाया मुल्क पर्टिकुलरली बहुत सारे मामलात में इस तनाज़े में हमें ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है थ्रू फेक न्यूज़। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, और अगर आपको याद हो तो जब पाकिस्तान और इंडिया की एस्केलेशन थी तो उस वक्त भी फेक न्यूज़ अपने अरूज पे थी थ्रू डीप फेक और एआई के ज़रिए से, और उस वक्त भी हमने यही बात की थी कि बहुत से यूज़र्स जो हैं वो इस फेक न्यूज़ का शिकार हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब डीप फेक के साथ फेक न्यूज़ को बनाया जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है यूज़र्स के लिए जो इंटरनेट न्यूज़ को कंज्यूम कर रहे हैं ये फ़र्क करना कि आया ये सही न्यूज़ है या गलत। तो ये कॉन्फ्लिक्ट के दौरान में डीप फेक का इस्तेमाल और एआई के थ्रू डीप फेक बनाना जो है ये पाकिस्तान इंडिया का एस्केलेशन से शुरू हुआ, और अब इस वाली जो एस्केलेशन है ईरान इजराइल की, इसमें भी हम यही पैटर्न देख रहे हैं जो कि नया नहीं है। आई थिंक थोड़ी ये परेशानी की बात इस वजह से है कि उस वक्त भी जो लेसन्स लर्नड हमारे आए थे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे हमारी, इन्होंने पूरी
पूरी स्टडीज़ निकाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स के लिए, यूज़र्स के लिए कि प्लीज़ ये बहुत ज़्यादा डीप फेक न्यूज़ जो है अब ऑनलाइन अवेलेबल होगी। और ख़ास तौर पे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जब लोग घबराए हुए होते हैं, जब कुछ मालूम नहीं कि कौन सा मुल्क क्या कर रहा है, कहाँ पे अटैक हो जाए, तो वो पैनिक की सिचुएशन ये फेक न्यूज़ और डीप फेक जो है वो क्रिएट करता है। और यही इस वक्त हमने देखा है कि इंडिया से बहुत डीप फेक डिसइंफॉर्मेशन जनरेट होती है। अच्छा निगर, ऐसे में बताएं जो आम यूज़र है, हालांकि एहतियात बरतनी चाहिए जितनी भी डिजिटल आउटलेट्स हैं उनको, अगर उसके सामने न्यूज़ आती है तो उसको कोई परखने के, उसको जांचने के कि वो फेक है या ओरिजिनल है, कोई आसान से तरीके जिनको हम अपना सकते हैं? जैसे जियो फैक्ट चेक। बिल्कुल, आई थिंक ये एक्चुअली ये फैक्ट चेक ही है कि कोई भी यूज़र जब किसी डीप फेक को देखेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे उनको गौर करना चाहिए। कल मैं एक एक्चुअली वीडियो देख रही थी जो कि मुझे बड़ी गौर से देखनी पड़ी, और ये पाकिस्तानी एस्केलेशन, इंडियन पाकिस्तानी एस्केलेशन में भी हुआ था कि जो कतर के जो रॉयल हैं वो बेसिकली ट्रंप के बारे में कह रहे थे कि इसको किस तरीके से हम लोगों ने इस्तकबाल किया और अब आइंदा से हमने क्या यूएस के हवाले से हमारी पॉलिसीज होंगी। एंड आई हैड टू लुक इनटू इट वेरी क्लोजली, और उनकी जो आंखों की मूवमेंट थी वो उनके लिपसिंग के साथ मैच नहीं हो रही थी, लेकिन आवाज़ जो थी वो ऑफ कोर्स वो भी डीप ऑडियो थी। इसी तनाज़े में ट्रंप का भी इसी तरह का एक डीप फेक बयान भी चल रहा था शुरू में, 4-5 दिन पहले। बिल्कुल ऐसा ही है। और तो यूजर्स को ये चाहिए कि वो प्लीज ये देखें कि जो चेहरा है, जो बंदा बात कर रहा है, क्या उसके फेस पे एक्सप्रेशन ऐसे ही हैं जैसे इंसानी एक्सप्रेशन होते हैं, या वो रोबोटिक तरीके से बात कर रहा है। क्या जब वो बात करता है तो उसकी पेशानी पे कोई झुर्रियां बनती हैं जो एक आम इंसान की बनती हैं? क्या जो आंखों के जब हम पलके झपकते हैं, क्या वो नॉर्मल झपक रहे हैं या वो रोबोटिक हैं? क्या जो वो बात कर रहा है वो उसके लिप्स के साथ मूव कर रही है बात या नहीं करें? सो ये चंद ऐसी चीजें हैं जो आप गौर से अगर वीडियो को 1-2 दफा देखें, और जब आप खुद पे कोई अनयूजुअल किसी की बात सुने तो आपको लगेगा इन्होंने अभी एक प्लेन जो है वो गिफ्ट किया ट्रंप को, और अब एकदम से इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी न्यूज जो है ये बात करें तो कुछ ना कुछ तो आपको क्लिक करेगा ना। तो ये अभी पाक भारत तनाज़े में हमारे डीजी ISPR की भी आपको याद है ना, इसी तरह की एक वीडियो बनाई गई थी। बिल्कुल, और वो हमने और वो भी बहुत सोफिस्टिकेटेड थी, उसमें सिर्फ हमने डायलेक्ट के थ्रू उसको डिटरमिन किया था कि ये नहीं है हमारा डायलेक्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल। चलिए, अब वैसे हम आम आदमी से क्या पूछें जब इदारे लाइक डेली मेल इस तरह की खबरें उठाते हैं और बगैर तस्दीक किए चलाते हैं, तो फिर तो ये सहाफ़ती इदारों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपने आप को फेक न्यूज़ का शिकार बनने से कैसे बचाएं। ये बड़ी अफसोस की बात है, और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी मेजर्स डेली मेल और इस तरह के जो न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स हैं जो कि इस वक्त पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, और पाकिस्तान को ख़ास तौर पे टारगेट किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ हमारी न्यूक्लियर पावर के हवाले से। तो ये अब पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को, मीडिया को बड़ा एक्टिव होना पड़ेगा कि इस साइकिल, इस एस्केलेशन के साइकिल में बहुत सी न्यूज़, फेक न्यूज़ और डीप फेक्स जो हैं वो पाकिस्तानी हवाले से गर्दिश करेंगे, और हमें उनको जो है फ़ौरन उनके हवाले से फैक्ट चेक करना है, स्पेशली ड्यूरिंग दिस एस्केलेशन। शुक्रिया आपका निगत। वी हैव टू टेक अ ब्रेक हियर, और कुछ देर में वापस आएगा। मज़ीद इश्यूज़ के साथ वापस आएंगे। अच्छा जी, पहले तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान से लग रहा था कि भरपूर एहतजाज होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस मरतबा तो गोली का जवाब हम गोली से देंगे। फिर अब कल ऐसा हुआ है कि इमरान खान से मुलाकात के बाद उनकी बहन नौरीन खानम ने एहतजाज को 2 हफ्तों के लिए मौखर करने का ऐलान कर दिया है। सो क्या तब्दीली हुई? मुहर्रम उल हराम के बाद कुछ सिलसिला बनाएंगे ये एहतजाज का, या फिर एक्चुअली स्ट्रीट एजुटेशन की एक्सपर्ट तहरीक इंसाफ पहली जैसी कॉन्फिडेंट नहीं रही है? अली अमीन साहब ने क्या कहा था, ये सुनिए जरा। ये जो बात हो रही है बार बार, पूरा मन, आप हम पूरा मन नहीं रहेंगे, क्योंकि पूरा मन होते हुए हमारे कारकुनों को शहीद किया गया, गोलियां मारी गई। हम पूरा मन जरूर हैं, लेकिन डंडा मारोगे
तो डंडा मारेंगे, गोली मारोगे तो गोली मारेंगे। तुम हमें कब्र में उतारोगे, हम तुम्हें कब्र में उतारेंगे। गंडापुर साहब ने बड़ा जोशीला बयान दिया, लोगों का लहू गुरमाया, लेकिन कल नौरीन खानम, इमरान खान की बहन, ने बिल्कुल मुख्तलिफ बयान दिया और एहतजाज को मौखर करने का कह दिया। वो भी सुने। ये बताइएगा, खान साहब ने कोई एहतजाज के बारे में कोई डेट दी है? जैसे गंडापुर ने 22 तारीख दे दिया, अब उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते मैं पार्टी को कहूँगा, अभी वो मिलने आएंगे, कि 2 हफ्ते डिले करें। जो आजकल के मुल्की हालात, आलमी हालात हैं, पाकिस्तानी कौम को पूरे इकट्ठा मुत्तहिद होना चाहिए, इस वक्त पूरा कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि जो आजकल हो रहा है हम सबको पता है। हैदर शिराजी हमारे साथ ही मौजूद हैं। हैदर, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या हिकमत अमली है तहरीक इंसाफ की? हम भी कंफ्यूज्ड हैं, जाहिर है आप बहुत करीब हैं इनके हलकों के, आप कवर करते हैं, आपकी गहरी निगाह है। सो पार्टी के अंदर भी उतनी कंफ्यूजन है जितने वोटर सपोर्टर में और दीगर लोगों में? देखिए, पार्टी के अंदर तो 2 तरह से धड़े हमें नज़र आ रहे हैं इस बयान पर कि हम गोली चलाएंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। इसमें पार्टी के मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा ये समझते हैं कि वो पुरअमन अंदाज से आगे बढ़ेंगे और मुल्क भर में ये एहतजाज होगा। इस मरतबा सिर्फ इस्लामाबाद नहीं आएंगे, जबकि दूसरी जानब मारगला के पहाड़ियों में इन्होंने टेंट लगाने का कह रखा है कि वहाँ पर टेंट कैंप लगाया जाए, टेंट विलेज होगा। दूसरी जानिब इमरान खान ने अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चूँकि इस वक्त ख़ित्ते की सूरत हाल ऐसी है तो हमें भी अब रियासती अदारों की जानिब से वज़ीर आज़म और सदर और मौजूदा निज़ाम में जो फ़ैसला साज हैं उनकी जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ आने के बाद ही अगला लाएअमल तय करना होगा। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ रखी है अपनी पार्टी के सामने कि पहले हुकूमत की जानिब से ईरान इसराइल कशीदगी पर वाज़ेह मौक़िफ़ आ जाए, फिर हम अपना मौक़िफ़ देंगे। दूसरा, उन्होंने कहा है कि मुहर्रमुल हराम के बाद ही ये एहतजाजी तहरीक को आगे बढ़ाया जाए और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि इस वक्त मुल्क के अंदर इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत है, तो आप इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद बरकरार रखें। और इस सिलसिले में पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमा ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि समझते हैं कि ये तहरीक के ज़रिए इस तरह हम अपने नताइज हासिल नहीं कर सकते, तो लिहाजा बातचीत और मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाया जाए। और गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में हम बैठे थे, वहाँ पर पार्टी के एक सीनियर ओहदेदार जो कि वहाँ एक आइनी पोजीशन पर हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि मौजूदा जमात हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी उनसे रब्ता किया गया है और कहा गया है कि अपोजिशन इत्तेहाद के साथ हम मौजूदा हालात पर बात करना चाहते हैं और अगर मुज़ाकरात के ज़रिए कोई नतीजा निकलता है तो हम निकाल लें। इस सिलसिले में अपोजिशन इत्तेहाद की जब बात की गई तो गुज़िश्ता पार्लिमानी पार्टी इजलास में भी बानी PTI का पैगाम उमर अयूब ने दिया कि तमाम मामलात पर हम अपोजिशन इत्तेहाद यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को भी अगर PTI का मौक़िफ़ कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हुकूमत से नहीं, वो भी सेम है या वो बदलता रहता है हर हफ्ते के हिसाब से? वो हालात के हवाले से और वाक़यात को देखते हुए बदलता नज़र आता है। जैसा कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं, करना चाहते हैं, दूसरी तरफ बैरिस्टर गोहर की जानिब से मौजूदा हुक्मरानों से बातचीत का कहा गया। यही नहीं, 3 दिन कबल पार्लियामेंट हाउस में असद कैसर की राजा परवेज़ अशरफ से भी मुलाकात हुई और कहा कि आप अगर संजीदा हैं कि बजट को मुस्तरद किया जाए तो हम आपके साथ चलने को या बात करने को तैयार हैं, अगर संजीदगी आप दिखाएं तो हम भी इस पर मुशावरत कर सकते हैं। ये जो ऑफर की गई है खान साहब की आशीर्वाद से की गई। और ये भी बताइएगा, आपकी तो बात होती रहती है जेल के अंदर भी जब ट्रायल हो रहा होता है, खान साहब को ये मालूम है कि एहतजाजी कॉल देना फिर वापस ले लेना बाहर कारकुनान में बड़ी कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है? बिल्कुल, ये कन्फ्यूजन तो है। इसकी वजह ये समझ लें या ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि अली अमीन गंडापुर पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी। इमरान खान ख़ुद भी नाराज़ हुए चंद वाक़यात की वजह से, लेकिन अली अमीन गंडापुर अब अपने जान की बाजी लगाते नज़र आ रहे हैं। वो गोलियां चलाने का दावा कर रहे हैं और जज्बाती बयानात दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर इस वजह से भी एक कदम पीछे हटे हैं कि मुज़ाकराती अमल में वो शरीक ना हों, क्योंकि बानी PTI की तरफ से भी बाज़ मौक़ों पर उन पर एतमाद नहीं किया
जाता। जब वो बाहर आते हैं तो वर्कर्स की जानिब से भी उन्हें शदीद गुस्से का सामना करना पड़ता है। तो वो ऐसी जगह पे जा चुके हैं जहाँ पर आगे खाई है और पीछे भी उन्हें एक तरह से खराबी नज़र आ रही है। तो लिहाजा ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर, कि अगर एतमाद करना है तो बानी पीटीआई हम पर एतमाद करें, वरना वो खुद भी किसी पोजीशन में नहीं पहुंच सकते कि कोई राह निकालें। ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर शिराजी, हमें तमाम सूरत हाल से करने के लिए। फिलहाल तो मौखर हो गए, लेकिन जो कन्फ्यूजन है ये बड़ी अजीब व गरीब है। विल टॉक अबाउट दिस एंड मोर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। See you. वेलकम बैक टू द सेकंड आवर। तो हमने सारे शहरों की बात कर ली, मुल्कों की बात कर ली, ज़रा कराची की भी बात करते हैं। कराची जो कभी हम लाहौर में होते थे अब्दुल्ला, तो कराची के बारे में सुनते थे, क्या कराची ज़बरदस्त रोशनियों का शहर, कभी पाकिस्तान का हब, कभी कुछ। लेकिन अब जो कराची से मुतल्लिक आदाद शुमार आ रहे हैं और दुनिया कराची को जो रैंकिंग है उसमें कहाँ रख रही है, इट्स वेरी सैड, इट इज़ अलार्मिंग, इट इज़ सैड। जाहिर है बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा शहर है, इसके इतने तमाम तर खूबसूरत खिताबात के बावजूद इकोनॉमिस्ट की जानिब से कराया गया एक आलमी सर्वे सामने आया है जो कराची की बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर दिखा रहा है। इकोनॉमिस्ट के एक सर्वे में रिहायशी एतबार से कराची को दुनिया के बदतरीन शहरों में शुमार किया गया है। पिछले साल के मुकाबले में एक दर्जा मज़ीद तनज़्ज़ुली हुई है। 173 शहरों में से 170वें नंबर पर कराची आ गया है और 169 पर था पहले। यानी मौजूदा सर्वे में कराची सिर्फ ढाका, तराबलस और दमिश्क से कुछ बेहतर है। इकोनॉमिस्ट ये सर्वे कराची के मौजूदा और साबिका हुक्मरानों के लिए सर्वे जो है सर्टनली चार्जशीट है जो इस तासुर को गहरा करता है कि इस शहर को बदकिस्मती से किसी भी सियासी जमात ने और दीगर मुक़्तदर हलकों ने पूरा ऑन नहीं किया। चाहे इस शहर के शहरी इलाके हों, चाहे इस शहर के कंटोनमेंट्स हों, मतलब चाहे इस शहर के DHAs हों, चाहे इस शहर का कोई भी इलाका हो, उसको आप मुल्क के किसी भी हिस्से से कंपेयर कर लें, यू वुड सी अ स्टार्क डिफरेंस ऑफ डिस्पैरिटी एंड जिसे कहते हैं ना, बस दिल बड़ा उदास होता है, दिल लिटरली काटता है आपको कि मतलब ये हो क्या रहा है। आप देख लें, पहले इश्यूज होते थे कि सूबे की गवर्नमेंट अलग है, शहर की गवर्नमेंट अलग है और शहरी गवर्नमेंट को इख्तियारात नहीं मिलते। लेकिन अब तो इतने सालों से आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सूबे के अंदर, 2 दहाइयाँ हो गई हैं, अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत यहाँ पर भी है। सवालिया निशान होते हैं क्यों कराची को वो अटेंशन नहीं मिल पा रही है जो कराची को चाहिए। वो स्ट्रीट क्राइम हो, वो शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्यों कराची निगलेक्टेड है, साफ़ पानी कराची में नहीं है, इतनी बेसिक चीज़ें आपको साफ़ पानी के लिए टैंकर्स पर रिलाय करना पड़ता है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, सड़कें हर दूसरे दिन खोद दी जाती हैं, ठीक होती हैं, खड्डे पड़ जाते हैं, तारे हैं ऊपर खुली, बिजली के मसाइल, क्या क्या आपको गिनवाएं, क्या नहीं है। ट्रेजेडी इज दैट इट इज नॉट प्लेजेंट टू लुक एट। शहर का कोई भी कोना आप उठा के देख लें, आपका दिल घबराएगा देखकर, क्योंकि वहाँ पर तारों का एक जंजाल होगा, सड़क के किनारे जो होते हैं उन पे मट्टी और गर्दो गुबार के अंबार होंगे, मतलब कितनी शाराएं हैं। आप देखिए मेन सड़कों से गुजरे, इतने बड़े बड़े कचरे के ढेर, बू आ रही होती है आपको। फिर अब्दुल्ला, स्ट्रीट क्राइम कितना बढ़ गया है? हम दो लोगों से बात करेंगे इस पे। हमारे साथ साथिया जावेद साहिबा भी होंगी जो तर्जुमान है सिंध हुकूमत की, और अपोजिशन है सिंध असेंबली में अली खुर्शीदी साहब। चूंकि MQM इस शहर की तनहा वाली वारिस रही है बहुत अरसे तक, लेकिन जाहिर है अब उसको भी टाइम हो गया है, मगर उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है इस शहर को यहाँ तक पहुँचाने में, या सारा मलबा पीपल्स पार्टी पर ही डाला जाना चाहिए, ये हम सारी बातें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहिबा, जाहिर है पहला आर्गूमेंट तो अब लोग करते हैं, पहले तो MQM की तरफ भी हम आएंगे, लेकिन के सूबे में आपकी हुकूमत, अब शहरी हुकूमत भी आपकी, और कराची का हाल आपके सामने है। मतलब कुछ काम हो रहे होंगे, लेकिन द वे यू जस्ट ड्राइव अराउंड, आप पैदल चल लें, आप बस में चले जाएं, ये शहर आपको डिप्रेशन देता है, आप इर्द गिर्द देखते हैं तो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला। मुझे मेरा शहर बिल्कुल डिप्रेशन नहीं देता। मसाइल बिल्कुल मौजूद हैं। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी कि मसाइल नहीं है। कराची शहर में मसाइल हैं। मसाइल की जो सबसे बड़ी जो वजह है, बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिकल फोर्सेस जो पहले इस शहर में गवर्नमेंट करती रही, और हम भी सिंध में 17 साल से हमारी हुकूमत है। कराची की जो लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तवज्जो नहीं दी, नहीं, 2 साल से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हैं और वो काम कर रहे हैं। लेकिन देखें, बरसों के बिगड़े काम, अगर आप सोचें कि कोई जादू का चिराग आएगा और शहर सही हो जाएगा, वो तो हो नहीं सकता। अच्छा, दूसरा जो मेरा मानना है, या आप भी शायद इस बात से मेरी एग्री करेंगे, कि कराची में पॉपुलेशन इनफ्लक्स, कराची पाकिस्तान का हब सिटी है, बिजनेस हब है, पोर्ट सिटी है। पूरे पाकिस्तान से लोग, और फिर उसके बाद गैर मुल्की तारीके वतन, चाहे वो अफगान रेफ्यूजीज के नाम पे हो, चाहे वो बर्मीज के नाम पे हो, चाहे वो बंगालीज के नाम पे हो, सबसे ज्यादा इस शहर में जो फॉरेन पॉपुलेशन इनफ्लक्स है वो है। और जो अफसोस है कि आज तक कराची का जो एक हेड काउंट, मैं और आप बात करते हैं कराची का एनएफसी में या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें शेयर मिलता है, वो जो मरदूम शुमारी कराई गई है वो शायद कोई 2 करोड़ की, 2.25 करोड़ की है, लेकिन कराची का हेड काउंट मेरे हिसाब से 3+ के में कहीं होगा। सादिया साहबा, तो ये शहर हमें भी उतना ही अजीज है जितना आपको अजीज है। ये शहर हमारा भी है, और डिप्रेशन इसलिए मिलता है क्योंकि इस शहर में पोटेंशियल इतना है। ये शहर पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी का इंजन है जी, चला रहा है। इस शहर में आप साहिल समंदर देख लें तो वहाँ आपको कचरे के ढेर नजर आएंगे। इस शहर में आप वैसे सड़कें देख लें तो अभी सड़क बनी होती है, सुई गैस वाले आके खोद देते हैं, फिर तारें लटकते हुई। फिर ओल्ड सिटी एरिया देख लें तो ऐसी ऐसी हीरा बिल्डिंग्स हैं कि जिनको अगर रिस्टोर किया जाए तो आप, और नीचे 2 लाइटें लगा दी जाएं तो आप कहें कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या बन सकती है। कुछ हो सकता है, बट होता नहीं है। यू नो, वी सी सो मच पोटेंशियल इन दिस सिटी, और वो देख के फिर दिल दुखता है। वेरी राइट, यू आर वेरी राइट। बट अगर आप देखें तो मुर्तज़ा वहाब ने ओल्ड सिटी एरिया को रिस्टोर करना शुरू किया। मैंने आपको कहा हमारे पास जादू का चिराग नहीं है। केएमसी कभी भी फाइनेंशियली खुद कफील नहीं थी। अगर आप ये बात करते हैं कि एमक्यूएम, तो वसीम अख्तर हमेशा रोते रहे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन मुर्तज़ा वहाब की पीपल्स पार्टी की चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सादिया जी, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। सादिया जी, ये भी वैसे बड़ी दिलचस्प बात है। अभी आपने कहा कि 2 साल में कुछ नहीं हो सकता, फिर आपने कहा कि हुकूमत जो विफाकी है उसने एनएफसी में आपको पैसे नहीं दिए। जब पहले एमक्यूएम ये कहती थी तो फिर आप लोग उसके ऊपर कहते थे कि जी हम तो देते हैं, ये काम नहीं करते थे। सादिया साहिबा, एक सेकंड, मैंने ये कहा 2 दहाइयां हो गई हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत को इस सूबे में। कराची वैसा का वैसा ही है, नहीं जी, बल्कि बुरा हाल हुआ है। अब तो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं बुरा हाल हुआ है। मैंने मेरी बात सुने, मैंने ये कहा कि जो हेड काउंट है, अगर कराची का सही हेड काउंट होगा तो जो हमारा ड्यू शेयर बनेगा, इस वक्त अगर 2 करोड़ का ड्यू शेयर दिया जा रहा है तो कराची 2 करोड़ की आबादी नहीं है। कराची की आबादी बहुत बड़ी है। जो लोग बात करते हैं, देखें जब ये यूरोपियन या अमेरिकन एमक्यूएम का भी मेजर एतराज था मरदमशुमारी पे। अली खुर्शीदी साहब, आपको हम बरी जिम्मा नहीं ठहराएंगे क्योंकि आप तनहा एमक्यूएम जो थी, पुरानी नई जो भी कह लें, इस शहर की वाली वारिस थी। एक फ़ोन कॉल पे ये शहर बंद हो जाता था, एक फ़ोन पे ये शहर खुल जाता था। जो टारगेट किलिंग की सूरत हाल थी, जो अमन अमान की सूरत हाल थी, सड़क कराची आने से लोग डरते थे। खैर, वो डरावना ख्वाब तो खत्म हुआ। उस एमक्यूएम से मेरे अली खुर्शीदी भाई का ताल्लुक नहीं है, आई एम श्योर नहीं है, लेकिन जाहिर है वो जाहिर है एक तारीख का हिस्सा है इस शहर का, इस शहर की तारीख का हिस्सा है। सो अली साहब बताइए, जितना एमक्यूएम पाकिस्तान की अब बात कर रहे हैं, आप समझते हैं वसीम अख्तर साहब इख्तियारात की बात करते थे, जो कंट्रीब्यूट आप कर सकते थे, आपको लगता है आपने किया, या आप लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं, या सारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है? वेल, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपके व्यूअर्स को सब बखैर। और मैं अपनी बहन ने जो पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया
उनके पॉइंट ऑफ व्यू में जो उन्होंने एक बात कही कि केएमसी कभी एम्पावर नहीं रही, मैं उसको एंडोर्स करूंगा। केएमसी कभी भी फाइनेंशियल एम्पावर नहीं रही है पीपल्स पार्टी जब से हुकूमत में है। अच्छा अब्दुल्ला, आपने जितना अपने इब्तिदाइये में मुझसे सवाल में जो बातें पूछी हैं, वो सारी बातें यकीन जानिए, दिल पे हाथ रखिए और बताइए ये सारी बातें जो है वो आप 2008 और 2010 से पहले की कर रहे हैं, ऐसा ही है? अच्छा 2008 और 2010 की मैं अगर बात करूं कि जब सीडीजी के होती थी और वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड थी, तो ये शहर मैं नहीं दुनिया कह रही थी कि सेकंड जो है वो दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होने लगा था ये शहर। जिस तरह आप इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की जो सर्वे है उसको कोट कर रहे हैं, उसी तरह बैनुल अक़वामी तौर पे उस जमाने में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एसोसिएट कोई एक सर्वे था, उनको मैं कोट करके आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो इंतजामिया है, सूबाई इंतजामिया, 2010 के बाद एक काम पाकिस्तान में और हुआ, वो ये हुआ कि 2010 में 18वीं तरमीम हो गई और ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो डिवॉल्व सब्जेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास आ गए। इसका मतलब वो जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है एनएफसी के थ्रू वो फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आना शुरू हो गई। आम अल्फाज में आपकी व्यूअर्स को समझने के लिए मैं बताऊं कि वो पैसा जो वफाक अपने पास रखता था वो अब चारों सूबों में तकसीम करना शुरू कर दिया उसने। आइन में 140 से ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल अथॉरिटी दी जाएगी थर्ड टियर गवर्नमेंट को। अच्छा कितनी दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, इसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि 2010 ऑनवर्ड जो भी जिम्मेदारी या मोरूद इल्जाम आप ठहराएंगे वो ठहराएंगे सूबाई हुकूमत को इन तमाम हालात में जिनसे मेरा और आपका शहर नंबरदाज है। ठीक है। 2010 ऑनवर्ड्स यहाँ पर फाइनेंशियल अथॉरिटी डिवॉल्व मजीद ना करने की वजह से, यानी कि प्रोविंस को चाहिए था कि डिवीजन, और डिवीजन को चाहिए था डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को चाहिए था यूसी, और यूसी को चाहिए था एक वार्ड। पर अगर डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स हो जाती, यकीन जाने आज जो हमारे इकोनॉमिक ये जो सर्वे आया है उसमें पिछले साल 169 पे था, इस दफा जो है 170 पे चला गया। ये सूरत-ए-हाल, ये अफसोसनाक सूरत-ए-हाल नहीं होती। अच्छा थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एमक्यूएम जितने भी इल्जाम तराशी कर रही है वो इल्जाम की हद तक ही, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या ये इकोनॉमिक्स का जो सर्वे है ये क्या एमक्यूएम वालों का निकाला हुआ सर्वे? देखिए पिछले साल भी 169 पे था, इनकी हुकूमत फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 169 पे ये शहर था, इस साल 170 पे चला गया। मेरी बहन हुमा ने बताया कि जी टैंकर से हमें साफ पानी मिलता है, तो मैं उनको बता दूं कि टैंकर्स में भी जो पानी मैसर है वो साफ नहीं है। पूरे सूबे में किसी एक यूसी में कोई ये हुकूमत क्लेम नहीं कर सकती है कि मैं अपनी आवाम को कराची तक कश्मीर साफ पानी मुहैया कर रही है। अली साहब अलीना एक तो आज हमारे साथ हुमा नहीं है, और दूसरा ये कि जी मसला यही है, मसला ये है इतने अंबार हैं, जिस चीज को आप खोलेंगे ना वहां से एक नया मसला निकल आएगा, लेकिन इस मसले का हल क्या है इसमें जरा आ जाते हैं। किसको हम कहें कि हमारे लिए हल करो, ये एक्चुअल मुद्दा है। मैं सादिया चलें जल्दी से कंप्लीट करें। 30 सेकंड दे देंगे तो मैं आपको बता दूंगा। उर्दू में शेर है ना, दानिश्वरी के नाम पे दब्बा है वो दिमाग, मसले जो गिना देते हैं पर हल नहीं देते। भाई हल दे रहे हैं हम, फाइनेंशियल अथॉरिटी दीजिए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर कीजिए, जो लोकल गवर्नमेंट है उनको एम्पावर कीजिए। आज पीपल्स पार्टी का मेरे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं हुकूमत सिंध से ये मुतालबा करता हूँ कि खुदारा अपने एक जियाले मेयर को फाइनेंशियली एम्पावर करे। ये शहर जिस तरह सर्वे में आ रहा है हमारे लिए जनसाई का। अच्छा इसी को मैं आगे लेके चलती जरा सादिया साहिबा के पास। सादिया साहिबा, आज तो मेयर भी आपका है, हुकूमत भी प्रोविंस में आपकी है, छोटी सी मुद्दा उठा लेते हैं, सेफ सिटी। एब्सोल्युटली सेफ सिटी। चलें ये बताएं, जब ऑपोजिशन लीडर भी बात कर रहे हैं कि आप मजीद एम्पावर हों, तो आप अब कराची को कहां लेके जाना चाहते हैं? लेट्स टॉक अबाउट सेफ सिटी। हम देख रहे हैं हमारे जो पड़ोस है काबुल, अफगानिस्तान, वहां पर भी अब सेफ सिटी का मैकेनिज्म हो रहा है, मतलब वो बना रहे इंफ्रास्ट्रक्चर अपना। तकरीबन 9,000 कुछ कैमराज लग गए। यहाँ पर क्या हालत है, कब लगा रहे हैं कैमराज, अभी तक अगर हैं तो कितने वर्किंग है? देखें, मेरे भाई ऑपोजिशन लीडर ने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की, थोड़ा सा मैं जवाब दे दूं। जो एक तो पहली बात ये कि इस शहर के मास्टर प्लान को छेड़ने वाली दोनों जमातें आज दावा करती हैं कि जी सब कुछ पीपल्स पार्टी ने किया है। कमर्शलाइजेशन की इजाजत वही जो डिक्टेटर के जमाने में इम्पावर्ड किया हुआ इनके बकौल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था,
उसने शहर की ऐसी की तैसी फेर दी। हर रोड कमर्शियल है इस वक्त। अच्छा जी, जहां तक आपने बात की सेफ सिटी जी, बिल्कुल मैं इस बात पे बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी कि हमने डिले, हमारी तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से डिले है, लेकिन बहुत तेजी से काम हो रहा है। बहुत बेहतर जो है, जो हमने सोचा नहीं है पूरे पाकिस्तान में कहीं, उससे बहुत बेहतर कराची के सेफ सिटी कैमरास पे काम हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। 1100 कैमरास जो हैं वो नस्ब किए जा चुके हैं, बाकी कैमरास नस्ब हो रहे। और एक बात अब्दुल्ला, जो सबसे बड़ा कराची का प्रॉब्लम है कि जो कराची का मेयर है वो 22% शहर का सिर्फ अथॉरिटी रखता है। बाकी इस शहर में जो कि मेरी डिमांड भी है, हमेशा से आपके शो में भी पहले मैंने ये डिमांड की थी कि सिर्फ 22% एग्जीक्यूटिव पावर्स वो रखता है शहर के। आप डिमांड किससे कर रही हैं? सूबे में भी हैं, शहरी इलाके भी हैं, बहुत सारे, सूबे में भी इनकी हुकूमत है, विफाक में भी इनकी हुकूमत है, लेकिन नहीं, वफाक में हमारी हुकूमत नहीं। कैंटोनमेंट्स, रेलवेज, केपीटी, ये सारे वफाकी इदारे हैं। हम बार बार ये डिमांड करते हैं कि एक मैकेनिज्म बनना चाहिए मेयर कराची के अंडर, इन सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं या ये ऐसा लगता है कराची को किसी भी इदारे ने उसका हक नहीं दिया, किसी भी इदारे ने उसका हक नहीं दिया, ओन नहीं दिया, ओन नहीं किया, किसी ने नहीं किया। मतलब आप ये हम जहां हम आयल चुंदरेगर रोड पे बैठे हैं, यहाँ पे करीब में रेलवे की जमीन पे एक वो 1970 से एक स्ट्रक्चर ढांचा खड़ा हुआ है, ग्रे स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का, किसी जमाने में होटल बनना था, वो अब तक बदनुमा दाग की तरह वहीं मौजूद है, उसका कोई फैसला नहीं होता। और ऐसी दर्जनों इमारतें हैं। जी बिल्कुल आपकी बात सही है। केपीटी इस शहर को देखें, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पोर्ट से सामान निकलता है, शहर की सड़कों से गुजरता हुआ M9 में जाता है, तो केपीटी का भी हक बनता है कि वो इस शहर का हक अदा करे, लेकिन उन्होंने हक अदा नहीं किया। जहां तक ये बात करते हैं कि जी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, देखें अपने वसाइल केएमसी पैदा करने की बिल्कुल कोशिश कर रही है। जो म्यूनिसिपल टैक्स कुछ हजारों में जमा होता था वो इस दफा करोड़ों में जमा हुआ है। केएमसी को हमने इनपावर्ड, केएमसी को क्या हमने लोकल गवर्नमेंट इनपावर किया है। जो सर्वे हो रहा है प्रॉपर्टी टैक्स का क्लिक के साथ मिलकर, वो जो पैसा जमा जी अली साहब वक्त हमारे पास कम है, साथी साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। अली साहब मतलब हल क्या है? हम इस बात पे तो मुत्तफ़िक़ हैं सारे ही लोग कि चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे दीगर इदारे हों, किसी ने भी अपने हिस्से का काम इस शहर में बेहतरी के लिए नहीं किया। पॉश इलाके कर लें, नॉट सो कॉल्ड पॉश कर लें, नॉट सो पॉश कर लें, मतलब हर जगह का बुरा हाल है। दैट इज द मेन क्वेश्चन ना अली साहब। वेल देखें, इस बात से तो कोई जो है खतरा नजर होके कि क्या कराची का डील शेयर दिया गया, नहीं जी, वफाक की जानिब से भी नहीं। और ये जितने मसाइल जिनसे आज ये जो शहर है वो नंबरदाज है। प्रॉब्लम क्या है? पानी नहीं आता। मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ उस इलाके में साल में 4 बार पानी आता है 1-1 घंटे के लिए। मतलब मैं कोई एग्जैजरेट भाई, जिस इलाके में मैं रहती हूँ वहाँ पानी नहीं आता। हाँ, उसमें गलती भी मेरी बहन। मतलब ये DHA में पानी नहीं आता, मेरी गलती नहीं है। मतलब ये अफसोस का मकाम है हम सबके लिए, ये हम सबके लिए अफसोस का मकाम है। मैं देखिए, सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, अगर तरजीहात में ये शहर नहीं होगा, देखिए वफाक के नेशनल एक्सचेकर में कराची का कंट्रीब्यूशन 60%, सूबे के बजट में 97%। अब हुकूमत जो करते हुए आए हैं और उसमें जितना प्रोपोर्शन जिस जमात का है, उसको ये बात, उनको ये पहली बात तो ये एक्सेप्ट करना होगा कि हमने कराची शहर के साथ गलत किया। और वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि मिलके एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट पैदा करके कलेक्टिव एफर्ट्स करने होंगे, तब जाके शहर सीधा होगा। वरना 10 दिन जो है अगर इंसान अपना मुंह ना धोए तो आप लोग आप ऑपोजिशन लीडर हैं, आप ऑपोजिशन हैं, आप मिल के बैठे, आप मेयर के साथ बैठे, आप सूबाई हुकूमत के साथ बैठे, आप अपना प्लान लाएं, वो अपना प्लान लाएं। मतलब हम ये हो सकता है, ये हम एक्सपेक्ट करें। मैं पिछले 1.5 साल से ये हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहा हूँ कि इंक्लूसिविटी लाई जाए। रिसीविंग एंड पे है ऑपोजिशन, ऑब्वियसली हुकूमत जो है वो ड्राइविंग सीट पे होती है। इट इज, वो कहते हैं ना, बॉल उनके कोर्ट में है कि वो किस अंदाज से बिहेव करते हैं, किस अंदाज से रिस्पॉन्ड करते हैं। साजिद साहब, बॉल आपके कोर्ट में है, वो कह रहे हैं हम तो चाह रहे हैं हम मिलके काम करें शहर की बेहतरी के लिए। क्या किया जाए बता दें, मेरी जमात को बता दें, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बता दें, हम वो करने को तैयार हैं। जी
जी बिल्कुल, अली खुर्शीदी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कराची के मसाइल सबको मिल बैठकर हल करने होंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिल बैठकर हल करने होंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है। गवर्नमेंट इस पे कई दफा इनिशिएटिव ले चुकी है। आज अली खुर्शीदी ने फिर कहा है, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगी कि जी ऑपोजिशन को, मेयर को ऑन बोर्ड करें और ये सब साथ बैठे और कराची के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को भी अपना स्टेक जो इस शहर में है, कंटोनमेंट्स की शक्ल में, फेडरेटिंग इदारों की शक्ल में, वो भी ड्यू शेयर इस शहर को देना होगा। साजिद साहब, वैसे बड़ी हम्बल गुजारिश है कि वहाँ पर भी आप इत्तेहादी हैं। सेनेट की सीट्स, बाकी हाई पावर्ड सीट्स तो ले ली जाती हैं, उनके लिए अपनी बात भी मनवाने के तरीके हमें 100 आते हैं, लेकिन कराची के लिए काम करने के लिए भी कुछ करना चाहिए। वैसे जी ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कराची के लिए बिल्कुल काम कर रही है। पहले शाराय फैसल, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखें वो लोग कहते हैं जी एक आप शाराय faisalकी बात करती हैं, शाराय फैसल डूब जाती थी। यूनिवर्सिटी रोड सारी खुदी भी है, वहाँ पे मंसूबों का क्या है? जल्दी से अपडेट दे दें। जी वो जी तरक्याती काम बिल्कुल जारी है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि रेड टाइमलाइन का जो जी अगले साल, जी अगले साल बिल्कुल कंप्लीशन है। इस साल के आखिर तक ये जो रास्ता है, जो मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड यूनिवर्सिटी रोड्स टूवर्ड्स सब्जी मंडी है, इसको कोशिश कराई जा रही है कि उसको फौरी तौर पे कंप्लीट किया जाए। जो आवाम को तकलीफ हो रही है वो खत्म की जा सके। अल्लाह करे जी तकलीफें जल्द खत्म हो जाएं। और जी अली साहब, रेड लाइन 2026 में भी कंप्लीट नहीं होगा। अपनी बहन सादिया जावेद को मैं बता दूं, हुकूमत वो है, काम वो लोग कर रहे हैं, मुझे झूठा साबित कर रहे हैं, आप लोग सच साबित हो। 2026 में भी ये रेड लाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होने वाला। ये मैं आपको बहुत ईमानदारी से आपके प्रोग्राम, चलिए अल्लाह करे कि हो जाए। ये ऐसे चैलेंज है जो हम चाहते हैं कि एक दूसरे को आप दें और फिर काम करें इस पे। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा, थैंक यू अली खुर्शीदी साहब। एक बात जी, हम सब इस शहर में रहते हैं, बसते हैं, इस शहर को ओन करते हैं, इस शहर को बेहतर देखना चाहते हैं। मतलब अगर आपको लगे कि जी हम इस शहर पे इतनी तवील डिस्कशन क्यों करते हैं, बिकॉज दिस इज द इकोनॉमिक हब ऑफ द कंट्री। ये शहर नेशनल एक्सचेकर में इतनी मेजर कंट्रीब्यूशन है, सूबे के एक्सचेकर में इतनी मेजर कंट्रीब्यूशन है। ये शहर मिनी पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन लोगों को क्या मिल रहा है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, हम अभी बहुत सारे इश्यूज गिनवा रहे थे, उसमें से एक इशू फायर फाइटिंग का भी है, यानी फायर हमारे जो डिपार्टमेंट है उसकी तादाद या उसकी इस्तेदाद क्या है। अब आज ही देख लीजिए, कराची में मिलेनियम शॉपिंग मॉल है, उसमें आग लगी। ये तो अपडेट आ रही है कि 4 घंटों बाद उसके ऊपर काबू पा लिया गया और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि छत पर लगने वाली आग चौथी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई थी, जहां गारमेंट्स की दुकानें भी थी। और बड़ा इस तरह के जब मामलात होते हैं तो उसके ऊपर एक अलमिया जन्म ले लेता है कि जो आपके पास इक्विपमेंट होती है वो भी पुरानी है, पूरी है, नहीं है। एंड बिल्डिंग कंट्रोल मतलब इतने बड़े बड़े मॉल्स बन जाते हैं, उनमें खुदकार निज़ाम नहीं होता आग बुझाने का, उनमें फायर स्प्रिंकलर्स दीगर जो पूरा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए इतने बड़े बड़े मॉल्स में आग बुझाने का, वो क्या सब में है? नहीं है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, ये मनाजिर भी आप देख रहे थे, फायर एग्जिट्स का भी एक बहुत बड़ा इशू है। अच्छा खैर, एक और चीज़ आपको ज़रा क्लेरिफाई करते चले, हम उससे काबुल में कैमरास की बात करते हैं, सेफ सिटी कैमरास की। तो अभी हमारे पास स्टार्ट आया है, 90,000 कैमरा, सेफ सिटी कैमरास काबुल में लग चुके हैं। बिल्कुल ये जब से तालिबान हुकूमत आई है उसके बाद से। लेकिन कराची में आप देख लें क्या हाल है अभी भी। अच्छा जी, अभी हम एक ब्रेक लेंगे दूसरे पे डाल देते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कुछ दीगर बातें करेंगे। वेलकम बैक जी। हम कराची के मुख्तलिफ मसाइल की बात कर रहे हैं, तो एक मसला अभी रिसेंटली उभरा है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ल्ज़लों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। शहरियों में इसके बारे में बड़ी तशवीश भी है, खौफ भी पाया जा रहा है। और हम समझना चाहते हैं कि आखिर ये जो 1 महीने के अंदर, ये आप देखें यानी 1 जून से अब तक कराची में जो ज़ल्ज़ले के झटके हैं, तकरीबन मजमूई तादाद 42 हो चुकी है। और ज़्यादातर जो ज़ल्ज़ले हैं मलहीर और इसके आसपास के जो इलाके हैं उसमें आए हैं। अब पीर को कराची में ज़ल्ज़ले के 2 झटके महसूस किए गए। जो पहले ज़ल्ज़ला था उसकी शिद्दत 2.5 थी, दूसरे की शिद्दत 2.6 थी। और इसका जो मरकज़ है वो बताया जा रहा है कि DHS सिटी के अतराफ 40 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन था। बट कराची शहर में ये ज़ल्ज़ले आ क्यों रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब्दुल्ला
सर्टनली, और इसका क्या हल है, शहरियों को किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, हम इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर हैदर साहब, चीफ मेट्रियोलॉजिस्ट। बहुत शुक्रिया हैदर साहब। बताइएगा, ये पहले तो हमें पता लगा था ये नॉर्मल फिनोमेना है, इज दैट सो सर? देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल, पास्ट में भी ये 2009 में भी इस तरह कंटिन्यूस अर्थक्वेक आए थे और हर साल तकरीबन ये अर्थक्वेक आते रहते हैं और एक या दो आते, लेकिन इस दफे क्योंकि मोस्ट एक्टिव रही तो कुछ ज़्यादा अर्थक्वेक आए हैं और ये बेसिकली फॉल्ट लाइन है जो एक्टिव हो जाती है कभी कभी और उसकी वजह से ये अर्थक्वेक आते हैं। तो कराची जहाँ पर ये अर्थक्वेक आ रही है बहुत ही महदूद सा एरिया है, लांडी कोरंगी एरिया। तो यहाँ पर अच्छा लगारी साहब, दरमियान में ये भी कुछ कहा जा रहा था कि शायद जो बोरिंग होती है और खासतौर पर जो गैर कानूनी तौर पर बोरिंग होती है पानी के लिए, उसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिव हो जाती हैं। क्या इसमें कोई सदाकत है कि ये दुनिया मुख्तलिफ रिसर्च कर रही है, मुख्तलिफ हर किसी का ओपिनियन साइंसदानों का होता है, लेकिन जनरली अगर आप देखें ना, हमारे पास जो भी अर्थक्वेक होते हैं उनकी डेप्थ जो होती है मिनिमम 10 किलोमीटर होती है डीप। जो हाइपो सेंटर होता है ना वो 10 किलोमीटर नीचे होता है। तो ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को आप कंसीडर करें, हम कितनी लेयर पर पानी कम कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी हम 1 या 2 किलोमीटर तक, इससे 100 फीट पर तो आप पानी बोरिंग करते हैं, 200 बोरिंग। तो ये मैं बहरहाल साइंटिस्ट अपनी ओपिनियंस वो रिसर्च करते रहते हैं वो अपनी, लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ अब से नहीं है, ये माजी से भी होता आ रहा है। ये उससे पहले भी अगर आप कहेंगे तो आपको हिस्टोरिकल डेटा है और यहाँ पर एक्टिव फॉल्ट रहा है। 92 में ये जो हमारे जापान से और यूएसजीएस से साइंटिस्ट आए थे, 80s में इन्होंने इसको एक्टिव फॉल्ट डिक्लेयर किया था। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, मौसम की बता दें, ये सख्ती हमें कब तक बर्दाश्त करनी है? बीच में तो बिल्कुल हवा बंद हो गई थी और अब फिर थोड़ा सा हवा बहाल हुई है। बारिश का इम्कान था लेकिन उस तरह से बारिश हुई नहीं जो हम तवक्को कर रहे थे, जितना हफ्स था उसके बाद हो सकती थी। बिल्कुल, देखिए आज से मौसम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कल भी हमें कुछ जगहों से रिपोर्ट हुआ था हल्की बारिश का, तो इंशाल्लाह 25 से उम्मीद है या नेक्स्ट वीक आप कहें कि तो, और ये वीक इंशाल्लाह आप कल से जो है समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी और इंशाल्लाह जो मौसम है बेहतर हो जाएगा। और ये कब तक रहेगा? 25 से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें कोई अच्छा वेदर सिस्टम मिल जाए, अगर यानी कोई स्पेल आ जाए प्री मानसून का। अच्छा, और लास्ट कब तक करेगा लगारी साहब? देखिए, लास्ट का तो ये होता है, डिपेंड ऑन द सिस्टम को जो है ना सस्टेनेबिलिटी कितनी मिलती है, यानी उसको एनवायरनमेंट कितना अच्छा मिलता है, कितनी देर वो रुक सकता है या वो करता है। लेकिन ये कि ये जनरली 1 या 2 दिन का स्पेल होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अमीर हैदर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। ज़ाहिर है जंगों का माहौल है पूरी दुनिया में ही, और दुनिया में जब इस तरह के माहौल में फेक न्यूज़ भी ऊपर से तड़का लगा रही हो और सूरत हाल को ख़राब करने की भरपूर इसमें गुंजाइश मौजूद हो, तो हम सबको अलार्म रहना चाहिए कि कौन सी खबर सच है, कौन सी खबर झूठ है। और हमें तो रहना ही चाहिए, बहैसियत सहाफ़ी भी आम लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन जब सहाफ़ी और सहाफ़ती इदारे भी फेक न्यूज़ के झांसे में या उसके ज़ुमरे में आके उसको प्रोपेगेट करने का बाइस बने, तो बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। जैसा कि डेली मेल ने भारतीय न्यूज़ चैनलों की एक खबर लेकर दोबारा से उसे नशर किया, जिसपे पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को मुतअद्दिद दफ़ा एक्सप्लेनेशन देना पड़ी। जब इस लेवल पे चला जाए ये फेक न्यूज़ का मामला, तो फिर उसको कैसे डील करें, क्या किया जाए? सहाफ़ियों से ही पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार उमर चीमा साहब, और बड़ा काम भी है आपका फेक न्यूज़ की डीबंकिंग से मुतल्लिक। तो उमर, हमें ये ज़रा समझाइएगा, हम देख रहे हैं ईरान इसराइल ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें फेक न्यूज़ एक बड़ा तशवीशनाक पहलू बनकर उभरा है। वैसे तो हर कॉन्फ्लिक्ट में ही होता है, लेकिन पाकिस्तान से मुतल्लिक तो ऐसा लग रहा है कि कोई हमें जंग में धकेलना चाह रहा है। क्या ये मसला अब हद से ज़्यादा ख़राब हो गया है?
देखें, फेक न्यूज़ जो है, फेक न्यूज़ एक न्यू नॉर्मल है। जंग हो या अमन, इलेक्शन हो या हुकूमत साजी, कोई स्टेबिलिटी हो या क्राइसिस, फेक न्यूज़ अब जो है हमारी लाइफ का हिस्सा है और हमें इसके साथ चलना भी पड़ेगा और इसको डील करना भी सीखना पड़ेगा, इसको रिकग्नाइज भी करना पड़ेगा। जो बात आपने जंग के हवाले से की, ये बहुत ही डेंजरस है। माजी में ऐसा भी हुआ है कि अफवाह पर, झूठ पर इनकलाब भी आ गए हैं कि लोग मुश्तल हो गए, फिर जब तक कोई बात किसी नतीजे पर नहीं पहुंची वो रुके नहीं हैं। और इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये चेक रिपब्लिक की, कि ये पहले चेकोस्लोवाकिया थी और उधर कोई एक अफवाह पर कि एक लड़का, कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये आया कि वो एक स्टूडेंट की डेथ हो गई है। लोग पहले ही हुकूमत के ख़िलाफ़ थे। ये वो टाइम था जब सोवियत यूनियन ब्रेक हो चुका था और उसकी जो सैटेलाइट स्टेट्स हैं उधर भी कुछ गड़बड़ चल रही थी। तो उस दौरान फिर मुजाहरे शुरू हो गए और वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर गए कि उसके नतीजे में वो जो पहले से कोई तहरीकें तो चल रही थी, उसके नतीजे में ये दो, एक चेक और स्लोवाक रिपब्लिक, दो अलग से बन गई। तो लिहाजा मैं तो फेक न्यूज़ को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं करता। क्या पता कि मुस्तकबिल में जंगें भी इसी बुनियाद पे हों, हर माजी में भी हुई हैं। इनकी अगर आप देखें, इराक वार जो है वो फेक न्यूज़ पर हुई है कि वो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है और वो फेक न्यूज़ जो है वो गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चर की। अब सूरत हाल ये है कि अब हुकूमतें कोशिश कर रही हैं कि हम किसी तरह इनका मुकाबला करें, उनको सामना है फेक न्यूज़ का। तो जो सोशल मीडिया जितनी लोगों की दस्तरस होती जा रही है, ये एक बाकायदा बिजनेस बन गया है कि किधर से मुझे व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, कौन सा कंटेंट ज़्यादा जानदार है, और फिर उसमें कई कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं, उनका एक अपना फ़ायदा भी। अच्छा चीमा साहब, तरफ तो फेक न्यूज़ चैलेंज है, दूसरी तरफ इस जंग में इजराइल का ईरानी टीवी को निशाना बनाना, इजराइल में मौजूद सहाफ़ियों को हिरासा करना, ये भी सबके सामने है। इससे पहले हमने देखा कि गज़ा में किस तरह 200 सहाफ़ियों को शहीद किया गया। सहाफ़त को इस तरह से बराह रास्त टारगेट करना, ये भी मॉडर्न डे जंगों का न्यू नॉर्मल है। जी, मैं सोच रहा था कि जिस तरह इजराइल ने बमबारी की एक टीवी चैनल पर, अगर ये इसराइल में हुआ होता, अगर ये किसी और मुल्क में हुआ होता, या आप समझें कि जो एक लाइव वार थिएटर चल रहा है, हम रूस और यूक्रेन की बात कर लेते हैं कि अगर रूस ने इस तरह से कहीं कीव में जो यूक्रेन का कैपिटल है उधर अगर कोई इस तरह से बमबारी की होती, तो क्या इस पे जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं उनका क्या रिएक्शन आता। लेकिन चूंकि इजराइल है, एक बुली है, एक वेस्ट का एक गुंडा है, वेस्ट उसको पूरी तरह सपोर्ट करता है, उनके हर एक्शन को वो जस्टिफाई करते हैं, तो लिहाजा उस पर एक खामोशी है, यानी कि उस पर कोई इतनी बात नहीं हुई, सिवाय इवन के जो एक रिकॉर्ड रखने के लिए कोई थोड़ी बहुत मजम्मत हो जाती है, उतना भी कुछ नहीं हुआ। बाकी यह है कि वो ओवरऑल जूं वार होती है उसमें मीडिया भी ज़ेर ताब आता है, मीडिया के ख़िलाफ़ भी वार का आगाज़ हो जाता है। तो इसराइल वाले वही काम कर रहे हैं, वो अपने मीडिया को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं। क्या कहते हैं, वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। ये जो सूरत हाल है, मुझे लगता है कि जैसे ये हमेशा के लिए बदलने वाली है, नए सिरे से कोई रूल्स ऑफ गेम तय करने पड़ेंगे इंटरनेशनल लेवल पर। ये ऐसे ही है कि जैसे वर्ल्ड वार 2 के बाद कोई रूल्स ऑफ गेम तय किए गए थे, अब जो 100 साल है, पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन आप समझ लें कि 80 साल का जो एक वर्ल्ड ऑर्डर था वो डिमोलिश कर गया, यानी कि अब नए सिरे से कुछ चीज़ें डिफाइन पड़ेंगी। अच्छा उमर, आप न्यू रूल्स ऑफ द गेम की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ न्यू और हुई है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम देख रहे हैं किस तरह से डॉक्टर्ड वीडियोस भी बन रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। फेक न्यूज़ तो एक अलग चीज़, बट उसको किस तरह से मैनिपुलेट एआई के थ्रू किया जा रहा है। तो ऐसे में सोशल मीडिया की जो ग्लोबल रेगुलेशन है, ये क्या समझते हैं आप, किस हद तक की जानी चाहिए? वी अंडरस्टैंड बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है, लेकिन क्या ये नामुमकिन है? बिल्कुल। मुझे इस चैलेंज में, मुझे इस बहरान में एक अफियत नज़र आती है। आपको हैरानगी होगी सुन के कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, कि जब हर तरफ
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि उसकी वजह से फेक न्यूज़ को 2 की बजाय 4 पर लग गए हैं, तो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसमें अफियत का पहलू क्या हो सकता है? इसमें बहुत सारे लोग जो कि इस मामले में एडवोकेसी कर रहे होते हैं जी कि नहीं जी फ्री स्पीच। भाई ये फेक न्यूज़ जो है फ्री स्पीच की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे आपके लिए दिन ब दिन सख्तियाँ होती जाएंगी। मुझे इस फेक न्यूज़ में एक ये अफियत नज़र आती है कि लोगों में अब शऊर आ रहा है, उन्हें इस बारे में आगही में इजाफा हो रहा है कि फ़ेक न्यूज़ किसी चीज़ का नाम है। बहुत सारे लोग उससे सफ़र कर रहे हैं। कई लोग हैं कि जो दूसरों को सफ़र करते हुए देख के सीख जाते हैं, कुछ जब तक अपना एक्सपीरियंस नहीं करते तो वो नहीं सीखते। तो इसमें मुझे एक बेहतरी का पहलू यही नज़र आता है, एक तो जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसकी अहमियत में इजाफा होगा। लोग आदी हो जाते हैं ना, हमारे पास कोई चीज़ एक मौजूद हो तो हम थोड़ी देर बाद नहरें दिखाना शुरू कर देते हैं कि इदा की फ़ायदा, हमें इसकी क्या ज़रूरत है। अब उनको अंदाज़ा होगा कि जिसका काम उसको साजे। मीडिया का काम एक पूरा एक प्रोफेशनल, ये एक प्रोफेशन है। ये नहीं है कि कोई जो भी आए वो उसने कैमरा उठाया या उसने अपना अकाउंट बनाया और जो जी चाहे वो करना शुरू कर दे। ये मीडिया का काम नहीं है। और ये लोग सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी ज़ाहिर बात है टीवी चैनल्स के ऊपर, मीडिया इन जनरल, सोशल मीडिया आउटलेट्स भी हैं उनके ऊपर बनती है, और ख़ास तौर पर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में जहां बहुत सारी अफवाहें भी गर्दिश कर रही होती हैं। अच्छा जी, हाँ बातें तो और भी थी, लेकिन उसके लिए हम कल आपसे दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। सी यू अराउंड।